हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर क्रमांक 2 इतिहास पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हम अध्ययन करेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास पर आधारित यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्टिकुलर पेपर टू हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए यह सेशन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से यहाँ के प्रश्न हमने हमें एग्जामिनेशन में जो है रिपीटेड फॉर्म में देखने को भी मिले हैं। इससे आप सभी को जो है एक प्रकार से अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेशन को अंत तक जरूर देखें। आज का सवाल है, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन है? ए अजातशत्रु, बी हर्षवर्धन, सी बिंबिसार और डी है घनानंद। हु इज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? ए अजातशत्रु, बी हर्षवर्धन, सी बिंबिसार, डी है घनानंद। ओके, हम देखते हैं कि हर्यक वंश मगध का प्राचीनतम राजवंश जो है हर्यक वंश है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल से अध्ययन करना है तो थ्योरी लेक्चर्स भी अवेलेबल है हर्यक वंश के बारे में। इसमें विस्तृत रूप से आपको हर्यक वंश के बारे में मैंने बताया है और किस प्रकार से हर्यक वंश के जो फाउंडर है बिंबिसार है। कौन है? देखिए, इतिहास में हम बिंदुसार को भी देखते हैं, ठीक है, और बिंदुसार को भी बिंबिसार को भी देखते हैं और बिंबिसार को भी। तो बिंदुसार जो है ना, इनका संबंध आ जाता है मौर्य वंश से, है ना, और बिंबिसार जो है ना, इनका संबंध आ जाएगा हर्यक वंश से। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है ना। हाँ, चलिए, तो आई होप इतनी बातें क्लियर है। चलिए, तो राजधानी राजगृह थी, है ना, मगध की, भारत में वर्तमान पटना के पास पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई। इस राजवंश के संस्थापक खुद बिंबिसार थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार को 15 वर्ष की आयु में उनके पिता ने राजा बनाया था। तो देखिए, मगध का प्राचीनतम वंश हम देखते हैं, पहला हर्यक है, जिसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार है, ठीक है। तो बिंबिसार जो है, इनके टाइम में हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र मगध की राजगृह, है ना, हाँ, पाटलिपुत्र राजगृह, है ना, यह हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण राजधानी, है ना, महत्वपूर्ण प्लेस पर थी मगध की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है पेपर टू हिस्ट्री के लिए। यह कंप्लीट कोर्स में आपको डेली बेसिस पर लाइव वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के अंतर्गत इतिहास की टोटल 10 यूनिट है। टोटल 10 यूनिट जो है आपकी कवर कराई जाएंगी। फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है। फुल सिलेबस नोट्स में आपको टोटल 10 यूनिट की थ्योरी मिलेगा, साथ ही साथ क्लास की डेली बेसिस पर पीडीएफ जो है वह भी प्रोवाइड की जाएंगी। मॉक टेस्ट अवेलेबल है आप सभी के प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिससे कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। नई बैच हमारी स्टार्ट हो रही है मंडे से। मंडे से स्टार्ट होने वाले बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग की फीस 10,000 है। इस पर 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 8,000 में यह कंप्लीट कोर्स विथ पेपर 1 अवेलेबल है। आज ही प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर आप ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट करके भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ यह कंप्लीट कोर्स जो है पेपर टू हिस्ट्री का, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। तो आज ही आप क्या कीजिए, ऑफिशियल नंबर से ज्वाइन कीजिए। अशरफ उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी जैसे क्रांतिकारी सभी निम्नलिखित जुड़े हैं किससे? ए काकोड़ी षड्यंत्र से, बी है 1857 के विद्रोह से, सी है चौरी चौरा केस से, या फिर डी जालियनवाला बाग हत्याकांड। ओके, चलिए, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है, चलिए 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यह जो हमारे 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से जालियनवाला बाग हत्याकांड हम देखते हैं कि यह जो है ना पंजाब में हुआ है ना, अमृतसर हम देखते हैं जालियनवाला बाग, वहां पर पंजाब के प्रसिद्ध 2 नेता, उनको कैद करने के कारण जालियनवाला बाग में सभा भरी थी और उस पर जनरल डायर ने जो है ना
गोली चलाई थी। ठीक है, चौरी चौरा प्रकरण जो है 1920 में हम देखते हैं असहकार चळवळ मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है और इसको रद्द किया जाता है। असहकार चळवळ चौरी चौरा एक घटना होती है उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में, जिससे कि असहकार आंदोलन पीछे लिया जाता है। 1857 का विद्रोह हम देखते हैं और निम्नलिखित जो नाम दिए हुए हैं जिसमें अशफाक उल्लाह खान है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला है, रोशन सिंह है, राजेंद्र लहरी, ये सभी जो है ना काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए। काकोरी षड्यंत्र यह घटना कब की है, तो याद रखिएगा कि 1925 में काकोरी है ना जो ट्रेन है ना लूटी गई थी, है ना। तो एक ट्रेन डकैती की गई थी 9 अगस्त 1925 को। ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काकोरी और लखनऊ के पास हुई थी यह घटना। इस डकैती का आयोजन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA के नाम से जाना जाता है, इसके सदस्यों द्वारा जो है ना किया गया था। इसलिए यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित जो नाम हमने देखे हैं, ठीक है, वह सभी संबंधित है काकोरी षड्यंत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है 1921 में मालाबार में मोपला विद्रोह मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। ए मुस्लिम भूमिधारक, बी ब्रिटिश सरकार का अधिकार, सी गैर आदिवासी बाहरी लोग, या फिर डी हिंदू भूमिधारक। सो 1921 में हम देखते हैं मोपला विद्रोह हुआ, है ना। तो मोपलाओं का विद्रोह हमें देखने को मिलता है। ओके, सो मोपला विद्रोह जो है ना दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में मप्पिलाओं द्वारा ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। यह मप्पिला विद्रोह की एक श्रृंखला की परिणति थी जो 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दोहराई गई। तो याद रखिएगा। ओके, सो मालाबार 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वह हिंदू भूमि धारक है ना इन्होंने किया था, जिसे मलयालम में मोपला विद्रोह या फिर मप्पिला विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और यह स्पेसिफिक पूछा जाए कि कब हुआ था, तो 1921 में जो है ना हुआ था। इसलिए यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक डी। तो मोपला जो है ना हिंदू भूमि धारक थे। मालाबार विद्रोह जिसे मलयालम में मोपला विद्रोह कहा जाता है या फिर इसको मप्पिला लहाला के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में जो है मोपलाओं द्वारा ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो है सशस्त्र विद्रोह हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1905, बी 1913, सी 1919 और डी है 1925। सो रॉलेट एक्ट हम देखते हैं, है ना। देखिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, है ना। और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जो है ना एक एक्ट लाया गया था जिसको ब्लैक एक्ट या फिर रोलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो यह एक्ट जो है ना कब आया था, यही प्रश्न हमें क्या है पूछा गया है, ठीक है। तो रोलेट एक्ट आया था 1919 में, 1919 में जो है ना रोलेट एक्ट आया है। इसलिए यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन क्रमांक सी। तो 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रोलेट एक्ट या फिर ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह आया था 10 मार्च 1919 को। ओके, दिल्ली में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित एक विधायी अधिनियम था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा अधिनियम 1915 में लागू किए गए निवारक अनिश्चितकालीन नजरबंदी, बिना परीक्षण के कारावास एवं न्यायिक परीक्षा के आपातकालीन उपायों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। कहने का तात्पर्य, रोलेट एक्ट अगर आपको किसी पर भी संदेह है ना, संशय है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कैद कर सकते हो, ठीक है, उसको नजरबंद कर सकते हो अनिश्चित काल। और इसको देखिए किसी भी प्रकार की बेल जो है ना नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार का यह क्या था, इस प्रकार का यह पर्टिकुलर एक्ट था जो आया था 1919 में। कब आया था, 1919 में यह आया था। और साथ ही साथ हमें
देखने को मिलता है कि यह जो एक्ट है, यह एक्ट जो है 1919 में आया था और इसके खिलाफ जो है ना बाद में हम देखते हैं कि सभी जगह जो है और इसमें पंजाब में जो है ना इसके स्वरूप अत्यंत तीव्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो गया है 1919 रॉलेट एक्ट आया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी लॉन्च खेड़ा सत्याग्रह ऑन गुजरात इन 1980s टू सपोर्ट द केस ऑफ। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था मिल मलिक, बी जमींदार, सी किसान और डील है कोल विद्रोह। ठीक है, चलिए तो यह प्रश्न जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन बातें हमें समझ में आ रही है क्या, तो 1918 में जो है ना खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, कौन सा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, महात्मा गांधी जी द्वारा हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ओके, महात्मा गांधी जी द्वारा हम देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर है, खेड़ा तो खेड़ा गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। तो से खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था, है ना, तो किसान जो है ना उनको टैक्स जो है ना उसके लिए खेड़ा हम देखते हैं सत्याग्रह जो है हुआ था, है ना। तो यह पर्टिकुलर किससे संबंधित है, किसान से रिलेटेड है। ओके, सो पर्टिकुलर देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए 1918 में खेड़ा सत्याग्रह ब्रिटिश राज के दौरान भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में मोहनदास गांधी द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। यह चंपारण्य सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद तीसरा सत्याग्रह था। गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों को समर्थन करने के लिए आंदोलन का आयोजन किया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता, माने कि इस टाइम पे जो है ना महामारी भी थी, है ना, प्लेग की महामारी फैली हुई थी, फिर भी जो है ना अंग्रेजों द्वारा लगान जो है, टैक्स जो है उसका भुगतान करने के लिए कहा जा रहा था। और जो किसान है उनको उत्पन्न बहुत अच्छे से न होने के कारण वह जो है असमर्थ थे पैसे या फिर जो टैक्स है वह देने के लिए, है ना। तो इसी के कारण जो है ना हम देखते हैं कि 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह होता है। ठीक है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट है, दो महान मुगलों ने अपनी यादें खुद लिखी है, वह कौन है, ए बाबर और हुमायूं, बी है हुमायूं और जहांगीर, सी है बाबर और जहांगीर और डी है जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, सो two of the great Mughals wrote their own memories. They were, कौन थे वह जिन्होंने अपनी यादें खुद लिखी है ना। तो यादें खुद लिखी है इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, है ना। तो बाबर नामा आपने सुना है ना, हाँ, चलिए ठीक है। तो बाबर एवं जहांगीर जो है ना, इन दोनों ने ही क्या लिखी है, आत्मचरित्र लिखा है, खुद का चरित्र लिखा है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा इसका वेरी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी, बाबर, है ना, जो क्या है मुगल सत्ता के संस्थापक है। देखिए मुगल सत्ता में हम देखते हैं सबसे पहले जो है बाबर आ जाएंगे, बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं आ जाते हैं। ठीक है, हुमायूं के पुत्र कौन थे, तो अकबर थे, है ना। अकबर के पुत्र कौन थे, सलीम थे, सलीम माने कि कौन, जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र कौन थे, शाहजहां थे। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम देखते हैं मुगल सत्ता के संस्थापक बाबर थे। ओके, और बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है ना लिखी है। नेक्स्ट वन है 1857 के विद्रोह से पहले सैनिकों में असंतोष का मुख्य कारण क्या था, ए धार्मिक कारण था, बी था पदोन्नति और वेतन का प्रश्न था, सी है राजनीतिक कारण था, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं था, है ना। तो ऐसे अगर देखा जाए तो तत्कालीन एक कारण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ धार्मिक रीजंस भी थे 1857 के उठाव के, है ना, लेकिन मुख्य अगर पूछा है तो मुख्य में आपको याद रखना होगा कि इसका वेरी करेक्ट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी आ जाएगा, पदोन्नति एवं वेतन। ठीक है, तो 1857 का जो तत्कालीन कारण हम देखते हैं ना,
तत्कालीन कारण जो था ना बंदूक एक्सचेंज वाला था, है ना। कारतूस की जगह जो है ना, राइफल की जगह कारतूस वाली बंदूकियां आई थी, जिसको जो है ना दांत से काट कर उसको फिर चलाया जाता था, है ना। और कहा गया कि उसमें जो है ना गाय एवं सुअर की क्या है, चर्बी लगी है। इसी कारण जो है ना 1857 का विद्रोह जो है ना, उसको ज्वलंत स्वरूप हमें प्राप्त होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है। अन्य कारण में कुछ धार्मिक कारण भी है, जैसे कि हिंदू जो सैनिक थे उनको टीका लगाना न देना, है ना, उनको दाढ़ी न रखने देना। जैसे राजपूत है वह दाढ़ी रखते हैं, है ना, मूछ रखते हैं, तो उनके इस पे बंदी रखना, है ना। सैनिकों को असमानता से ट्रीट करना, जैसे ब्रिटिश सैनिक है तो उनको क्या करना, अच्छा वेतन देना, पदोन्नति देना, है ना। और अगर भारतीय सैनिक है तो उनको पद में तरक्की ना देना। कुछ राजनीतिक कारण भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो 1857 के उठाव के बारे में अगर पूछा जाए तो तत्कालीन कारण, है ना, जो बंदूक का है वह सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है ना इस उठाव का हमें देखने को मिलता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट यह हो जाएगा हमारे एग्जामिनेशन को लेकर के। ओके, सो नेक्स्ट वन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, लाला लाजपत राय इन नामों से भी जाने जाते थे। ए, लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो नो एज शेर ए बंगाल, बी शेर ए महाराष्ट्र, सी शेर ए कश्मीर, और डी है शेर ए पंजाब। सो लाला लाजपत राय इनको कुछ किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब के धुरी के में हुआ है। कब हुआ है, 1865 में। कहाँ पर, पंजाब के एक धुरी के, है ना, यहाँ पर हुआ है। वे पंजाब केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध है ना, जिसका अर्थ है पंजाब का शेर। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना योगदान दिया है, इसी कारण उन्हें पंजाबी में शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सो लाला लाजपत राय वॉज बोर्न ऑन 28 जनवरी 1865, है ना, पंजाब में इनका जन्म हुआ। ही पॉपुलरली नो एज अ पंजाब केसरी, मीनिंग द लॉयन ऑफ पंजाब, also know as शेर पंजाब इन पंजाबी फॉर द कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मूवमेंट। इन्होंने जो अपने योगदान दिए हैं उन्हीं के कारण इनको जो है ना शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सारनाथ में सिंह राजधानी किस राजा की थी। ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, और डी है हर्षवर्धन। ठीक है। तो सारनाथ में हम देखते हैं सिंह जो है ना अशोक के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है। तो अशोक का सिंह स्तंभ जो है ना 4 एशियाई शेरों की मूर्ति है। कहाँ से मिली है, सारनाथ से मिली है। कहाँ से मिली है, सारनाथ से। ठीक है। जो एक दूसरे के पीठ सटाकर खड़े हैं, एक विस्तृत आधार जिन पे अन्य जानवर भी शामिल है। इसका एक ग्राफिक प्रतिनिधि 1950 में जो है भारत के आधिकारिक प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है। इसे मूल रूप से 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल पर अशोक स्तंभ के शीर्ष पर रखा गया था, जिसे कभी कभी अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो यह कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के राज्य में सारनाथ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ में हमें जो है ना अशोक स्तंभ जो है देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसका अर्थ यहाँ पर जो है योग्य उत्तर हमारा हो जाता है सारनाथ। ओके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चरखा का उपयोग आम हो गया कब, 9वीं सेंचुरी में, या फिर 9वीं शताब्दी में, बी है 10वीं शताब्दी में, सी है 12वीं शताब्दी में, या फिर डी है 14वीं शताब्दी में। ठीक है। चरखा जो है ना इसका उपयोग आम कब हुआ, है ना। चलिए, तो याद रखिएगा चरखा जो है ना हम देखते हैं कि 14वीं शताब्दी में जो है ना चरखा जो है आम बात हो गई, है ना। हाँ, चरखे का प्रयोग जो है ना आम लोग उपयोग में लाने लगे। नेक्स्ट है, बंग दर्शन एक मासिक पत्रिका 1872 में बहरामपुर से शुरू की गई थी, किसके द्वारा। ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी उमाकांत देसाई, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बंग दर्शन मासिक जो है ना उसके बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, प्रश्न देखने को मिलता है कि यह मासिक जो है ना किसने प्रकाशित किया है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि यह
बंग दर्शन नामक की जो मासिक है कब निकली है? चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा बंग दर्शन, है ना। तो बंग दर्शन जो मासिक है निकली है 1872 में। पूछा जाए कहाँ से निकली है? बहरामपुर से निकली है। ठीक है, किसने शुरू की है? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है ना इसको शुरू किया गया है 1872 में। तो बंग दर्शन एक बंगाली साहित्यिक पत्रिका थी जिसकी स्थापना जो है 1872 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई है और 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के संपादन में इसे पुनर्जीवित किया। इस पत्रिका का बंगाली पहचान के उदय और बंगाल में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में जो है ना बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है ना बंग दर्शन नामक जो मासिक है इसका हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इतना अगर आप सभी को क्लियर है तो आगे हम और बढ़ेंगे। आगे है ओके, ब्रिटिश सरकार के बारे में ये शब्द किसने कहे थे? आपको एहसास नहीं है कि सरकार कितनी मजबूत है? अगर कांग्रेस सरकार को चुनौती दे तो सरकार उसे 5 मिनट में खत्म कर देंगी। ए जवाहरलाल नेहरू, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी वसंत कुमार बिस्वान और डी है एनी बेसेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के बारे में किसने कहा है आपको एहसास नहीं है कि सरकार कितनी मजबूत है? अगर कांग्रेस सरकार को चुनौती दे तो सरकार उसे 5 मिनट में खत्म कर देंगी। ठीक है, तो यह कथन कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है यह कथन जो है कहा गया है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश सरकार के बारे में कहते हैं आपको एहसास नहीं है कि सरकार कितनी मजबूत है, अगर कांग्रेस सरकार को चुनौती दे तो सरकार जो है ना उसे 5 मिनट में खत्म कर देंगी। नेक्स्ट है श्री अरबिंदो घोष का जन्म किस वर्ष हुआ? ए 1872, बी 1892, ए है 1872, बी है 1982, सी है 1884 और डी है 1892, है ना। तो अरविंद घोष का जन्म यहाँ पर हमें पूछा गया है। ठीक है, कि अरविंद घोष इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 1872 में, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि अरविंद घोष का जन्म कब हुआ है? 1872, 15 अगस्त 1872 में जो है इनका जन्म हुआ है। तो देखिए अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में भारत में हुआ, है ना। छोटी उम्र में ही उन्हें सेंट पॉल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। श्री अरविंद एक बेहतरीन छात्र थे। उन्होंने किंग्स कॉलेज केम्ब्रिज में क्लासिक्स पढ़ने के बाद छात्रवृत्ति जीती थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी? है ना। चलिए, ए भोजपुरी, बी मगधी, सी पाली और डी है संस्कृत, है ना। तो गौतम बुद्ध ने जन सामान्य को समझने वाली ऐसी पाली भाषा जो है ना इसका उपयोग किया है। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पर हमारा वेरी करेक्ट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी हो जाएगा, पाली, है ना। क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों में जो है ना जन सामान्यों की जो भाषा है पाली उसका उपयोग किया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए थे। निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया? ए संथाल, बी है अहोम, सी पागलपंथी और डी है रामोसी। ठीक है, तो 18 से 20 के दशक में। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है ना वह पूछा है 1820 के बारे में। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो 1820 के दशक में जो है ना यह विद्रोह हमें देखने को मिलता है। कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह नहीं है, क्योंकि संथाल विद्रोह जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार सामंतवादियों के
क्रूर नीतियों के खिलाफ जो है पूर्वी भारत है ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल में यह विद्रोह देखने को मिलता है, जो कब हुआ था 1855 में शुरू हुआ था और उसको जो है 1856 में जो है ना दबाया गया। इसका नेतृत्व भाइयों जैसे सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव है ना, इन्होंने किया था। तो इसलिए याद रखिएगा कि 1820 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में संथालों का विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी ने कहा था स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाएगा? ए विनोबा भावे, बी नारायण गुरु, सी दयानंद सरस्वती और डी है अरबिंदो घोष, है ना। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं, ओके, तो किस क्रांतिकारी ने यह जो पर्टिकुलर कथन है कहा है, और आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में यह ऐसे जो स्टेटमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे ही प्रश्न हमें देखने को मिले हैं और बहुत बार कथन जो है माने कि स्टेटमेंट पर्टिकुलर पर्सनालिटी के द्वारा दिए गए जो स्टेटमेंट है वह बहुत बार एग्जामिनेशन में हमें पूछे गए हैं, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए, है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको जरूर से ऐसे सवाल जो है ना देखने को मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है बहुत अच्छे से ऐसे सवालों को टारगेट करने का सोचिए। ठीक है, तो यह जो ओके, यह स्टेटमेंट जो है ना अरविंद घोष ने दिया है। ठीक है, कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी अरविंद घोष वेरी करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? ए अहमदुल्ला, बी बेगम हजरत महल, सी है बहादुर जंग बहादुर राणा और डी है तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे कानपुर, है ना। हाँ, ठीक है, तो वह तो नहीं रहेंगे, है ना, तो इसलिए इसको स्किप कर दीजिए, है ना। चलिए, बेगम हजरत महल लखनऊ, है ना, तो बचे कौन? जंग बहादुर राणा बचे एवं अहमदुल्ला। तो रोहिलखंड में जो है 1857 का विद्रोह जो हुआ है उसके सेनापति थे अहमदुल्ला, है ना, रोहिलखंड क्षेत्र में। अहमदुल्ला शाह जो है ना 5 जून 1858 में फैजाबाद के मौलवी के रूप में प्रसिद्ध थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के यह नेता थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अवध के क्षेत्र में विद्रोह को प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर इस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, विद्रोह जो है उसका नेतृत्व किया है, इसलिए यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन ने अनजाने में ऐसी घटनाओं को जन्म दिया जो कई वर्षों बाद स्वतंत्रता के माल के साथ बंदरगाह पर लौट आई? ए सैयद, चलिए, ऑप्शन ए हमें देखने को मिलता है सैयद हसन इनाम, बी है डॉक्टर एस गोपाल, है ना, सी को स्किप कर दीजिए, डी है भारत कुमार। ठीक है, तो यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसका है ना, तो यह स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है डॉक्टर एस गोपाल का है। डॉक्टर एस गोपाल ने कहा कि कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, हम देखते हैं कि 1905 बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना, तो बंगाल को पूर्व बंगाल एवं पश्चिम बंगाल ऐसे डिवाइड किया गया, है ना, तो कहा गया कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो थी या फिर जो रियल रीजन था इस बंगाल विभाजन का, वह हमें देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिमों को में क्या करना है, फूट डालनी है, इसलिए जो है ना 1905 में हम देखते हैं बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। ठीक है, और 1911 में हम देखते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और वहाँ जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाल के जो विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाता है और 1922 में जो है दिल्ली जो है ना राजधानी के रूप में जानी जाती है। ओके, देखिए, डॉक्टर एस गोपाल ने कहा कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन अनजाने में ऐसी बड़ी घटनाओं को जन्म दे दिया जो कई वर्षों बाद स्वतंत्रता के माल के साथ बंदरगाहों पर लौटी। पर्टिकुलर बंगाल के विभाजन को लेकर जो है ना यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है डॉक्टर एस गोपाल द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू धर्म संरक्षणी सभा का गठन कब हुआ? ए 1872, बी है 1883, सी है 1886 और डी है 1893, है ना? हाँ, चलिए तो हिंदू धर्म संरक्षणी सभा, है ना, इसकी हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, तो 1893 में हुई है। हिंदू धर्म संरक्षणी सभा जो है 1893 में रिफॉर्म हुई है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ए 1886, बी है 1857, सी है 1836 और डी है 1885, है ना? चलिए तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन रिफॉर्म कब हुआ है? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है ना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई है। कब की गई है, यही महत्वपूर्ण सवाल है। तो 1866 में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई है। चलिए देखिए तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1863, है ना, कोलैबोरेशन विद इंडियन रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर इन लंदन। सो देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने कब की है, पूछा गया तो 1866, है ना। क्रोनोलॉजिकल सेट करने के लिए भी ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कब हुई है, 1866 में हुई है। कहाँ हुई? लंदन में हुई है। भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से इसने जो है लंदन इंडियन एसोसिएशन का स्थान लिया। यह भारत के बारे में, है ना, विचारों पर चर्चा करने के लिए सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठना या फिर एक महत्वपूर्ण एसोसिएशन हमें यह देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है। कब हुई है, 1866। अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ हुई है, लंदन में स्टैब्लिश की है, किसने, दादा भाई नौरोजी ने, इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर हमारा 1866 है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1893 में हिंदू धर्म संरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन रॉय, सी दयानंद सरस्वती और डी है दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर, ठीक है। चलिए तो यह प्रश्न हम देखते हैं हिंदू धर्म संरक्षणी सभा, है ना, कब स्थापन हुई है ना, तो 1893 में। ओके, तो इसको किसने स्थापन किया अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा हम्म हम्म तो दामोदर बंधु जो है ना दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर, है ना, इन्होंने यह हिंदू धर्म संरक्षणी सभा जो है ना गठन किया और शिवाजी जयंती और गणेश उत्सव जो है ना उसको शुरुआत किया। इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर ऑप्शन क्रमांक डी हमें क्या होता है देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वेरी करेक्ट आंसर, है ना। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत दो भाइयों दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर ने की। इन्होंने जो है ना 1893 में हम देखते हैं हिंदू धर्म संरक्षणी सभा का गठन किया। ओके, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वंदे मातरम वर्ष 1907 में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला थी। ए बाल गंगाधर तिलक, श्री है अरविंद घोष और उसके बाद है चाफेकर, ठीक है, दामोदर चाफेकर। नेक्स्ट है बालकृष्ण चाफेकर, ठीक है। तो वंदे मातरम 1907 में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला जो है ना अरविंद घोष द्वारा जो है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। वंदे मातरम श्री अरविंद घोष द्वारा वर्ष 1907 में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला थी, है ना। ओके, सो याद रखिए अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? ए लाला लाजपत राय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी और डी है बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? ओके, चलिए तो देश नायक किसने कहा है? ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक और रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है।
तो यह किसने कहा है? ठीक है, तो यह कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है। ठीक है, किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1907 में ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ए शंभू चंद्र मुखर्जी, बी काली मोहन दास, सी बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, डी है जोगेश चंद्र दत्त और ई है पुलिन बिहारी दास। है ना, तो 1907 में, ठीक है, ढाका में, पर्टिकुलर डेट भी मेंशन किया है 1907। ठीक है, कहाँ पर? तो ढाका में। कौन सी समिति? तो याद रखिए अनुशीलन समिति। कौन सी? अनुशीलन समिति। ठीक है, किसने इस्टेब्लिश की है? तो याद रखिए पुलन बिहारी दास जो है, इन्होंने इस्टेब्लिश की है 1907 में ढाका अनुशीलन समिति। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके। सो ढाका अनुशीलन समिति नवंबर 1905 में ढाका शहर में स्थापित अनुशीलन समिति की एक शाखा थी। शुरू में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में 80 लोगों का यह समूह, यह पूर्वी बंगाल प्रांत के जंगल की आग की तरह फैल गया। 500 से अधिक शाखाएं खोली गई, जो ढाका की पॉलिन के मुख्यालय से एक घनिष्ठ और विस्तृत संगठन द्वारा जो है ना जुड़ी हुई थी। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में उग्र हिंदू के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी है गौतम बुद्ध और डी है स्वामी विवेकानंद। है ना, तो 1893 में शिकागो विश्व धर्म परिषद हुई थी। है ना, हाँ, तो यहाँ पर जो है ना प्रतिनिधित्व किया था किसने? है ना, तो याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म परिषद 1893 में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। यह पहली विश्व धर्म परिषद थी जो 11 से 27 सितंबर 1893 में क्या हुई थी? आयोजित की गई थी। इसलिए यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर हमारा स्वामी विवेकानंद ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे? ए शिशिर कुमार घोष और अरविंद घोष, बी है काली मोहन दास और अरविंद घोष, सी शिशिर कुमार घोष और शंभुचरण मुखर्जी, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1875 में जो है कलकत्ता में भारतीय लीग की स्थापना हुई थी। है ना, कौन सी लीग? इंडियन लीग की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कब हुई थी? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल जब हमें सेट करना होता है तो क्रोनोलॉजिकल सेट करते समय जो है ऐसे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न तो इजीली निर्माण हो जाते हैं, जैसे कि 1875 में कोलकाता में इंडियन लीग स्थापन हुई थी। है ना, हाँ, चलिए, तो देखिए योग्य उत्तर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा शिशिर कुमार घोष और शंभुचरण मुखर्जी थे। तो यहाँ पे इंडियन लीग, है ना, इंडियन लीग, है ना, कब इस्टेब्लिश हुई? 1875। कहाँ हुई? कलकत्ता। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए कौन थे? तो याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी जो है ना इससे संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है 26 जुलाई 1876 में बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे। ए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बी है शिशिर कुमार घोष और काली मोहन दास, सी है काली मोहन दास और शंभू चंद्र मुखर्जी। बात का है शंभू चंद्र मुखर्जी और जोगेश चंद्र दत्त। है ना, तो याद रखिएगा कि बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1876 में। है ना, तो इसके प्रमुख नेता जो थे वह कौन थे? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी।
है ना, इसके प्रमुख कौन थे, नेता थे। तो देखिए 26 जुलाई 1876 में रिफॉर्म एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस आदि बंगाली नेताओं के साथ मिलकर भारत सभा, है ना, इसकी स्थापना की और कलकत्ता में अपना पहला वार्षिक सम्मेलन जो है ना इंडियन सभा का, भारत सभा का आयोजित किया। तो सेन के नेतृत्व में जो है शुरू हुआ, है ना। चलिए, तो यहाँ तक के क्लियर है। ओके, तो याद रखिएगा कि क्रोनोलॉजिकल जब हमें प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल सेट करने वाले जो प्रश्न है कुछ ऐसे ही फॉर्म में जो है पूछे जाते हैं, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसे ही सवाल जो है आप सभी को एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सो सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। हमने देखा है कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, है ना, 1885 में होती है। ठीक है, जब पहली बार स्थापना हुई तो पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन था बम्बई में हुआ। यह अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में इस समय प्लेग की महामारी थी, इस कारण जो है अधिवेशन बम्बई में लिया। इसके जो पहले अध्यक्ष बने वह वोमेश चंद्र बैनर्जी हैं, वह पहले क्या है इसके अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पहला जो अधिवेशन है उसमें टोटल 72, है ना, 72 उसमें क्या थे, मेन सदस्य थे। माने कि पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 जो प्रतिनिधि है उन्होंने पार्टिसिपेट लिया था, या फिर भाग जिसे हम कहते हैं लिया था, जिसमें हम देखते हैं सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया, हरिपुरा अधिवेशन 1938, बी है बॉम्बे अधिवेशन 1934, सी है मद्रास अधिवेशन 1927, या फिर कानपुर अधिवेशन 1925। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है योग्य उत्तर हमें देखने को मिलेगा कानपुर अधिवेशन, जो कब हुआ है 1928 में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू द्वारा की गई है। तो 1925 में सरोजिनी नायडू ने कानपुर, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की। 1939 में उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। भारत में प्लेग महामारी के दौरान काम किया। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी हिंद का पदक से भी सम्मानित किया गया। ओके, तो इस प्रकार से सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने की है, ए एनी बेजेंट, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है ना 1918 अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, है ना, तो यह एसोसिएशन जो है ना इसकी स्टैब्लिशमेंट की है महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो वेरी करेक्ट आंसर, हाँ, महात्मा गांधी। तो 1918 में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी, है ना, एम के गांधी, ठीक है, इनके द्वारा और साथ ही साथ अनुसया साराभाई और शंकरलाल बैंकर के साथ मिलकर जो है ना अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है एम के गांधी द्वारा 1918 में जो है ना की गई है। इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर हमारा हो जाएगा 1918। सो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए वैयक्तिक सत्याग्रह के लिए खुद को प्रस्तुत करने वाले तीसरी व्यक्ति थे, ए ब्रह्मोदत्त, बी आचार्य विनोबा भावे, सी जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा कि वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू हुआ था 1940 में। ठीक है, तो वैयक्तिक सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे चुने गए थे, है ना। हाँ, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। चलिए, अगर पहले ब्रह्मोदत्त है ना, और दूसरे अगर जवाहरलाल नेहरू है ना, तो ये अपने आप कट हो जाएगा ऑप्शन। तो बचा क्या, आचार्य विनोबा भावे, सॉरी सॉरी ठीक है, तो यहाँ देखिए आचार्य विनोबा भावे फर्स्ट थे,
है ना। फर्स्ट यह क्या थे, सत्याग्रही। सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए यह ऑप्शन कट हो जाएगा। और ब्रह्मोदत्त जो है ना तीसरे हमें देखने को मिलते हैं सत्याग्रही थे करके। चलिए तो देखिए, अक्टूबर 1940 में जो है ना महात्मा गांधी जी द्वारा वैयक्तिक सत्याग्रह, है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है ना शुरू हुआ था, जिसमें पहले सत्याग्रही आचार्य भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो है ब्रह्मोदत्त थे। और यहाँ जो है ना तीसरा पूछा है ना। दूसरे पूछते तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते, पहले पूछते तो विनोबा भावे हो जाते, है ना। तो इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि पूछा जो गया है वही हमें आंसर करना है, ठीक है। पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, ठीक है। तो यह भी जो बातें हैं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पहली सत्याग्रही हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। चलिए तो बाद में इसको जो है ना जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेजा गया, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। और तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त, ठीक है। चलिए जो गांधी जी के आश्रम के एक निवासी थे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का चार्टर किसने कहा। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके चलिए, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का चार्टर किसने कहा है। किसका, गुलामी का चार्टर, है ना। तो हम देखते हैं कि 1935 में जो है ना गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आता है ना। हाँ तो उसमें जो है ना बहुत सारी जब हम थ्योरी में देखेंगे ना तो और डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर करके कहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ए वर्धा अधिवेशन 1942, बी है बॉम्बे अधिवेशन 1934, सी है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 और डी है रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ है 1940 में, ठीक है। चलिए तो आप सभी को पता है भारत छोड़ो मूवमेंट कब शुरू हुआ था, तो 1900 क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना 1942 को हुआ है ना। अगर 1942 को हुआ है इसका अर्थ जो डेट रहेगी अधिवेशन की वह भी उससे रिलेटेड ही रहेगी, है ना। तो इस पर्टिकुलर चारों ही ऑप्शन में हमें देखिए रिलेटेड जो है ना 1942 दिख रहा है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि यह जो भारत छोड़ो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसको पारित जब वर्धा अधिवेशन हुआ था 1942 में, तो वर्धा अधिवेशन में इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था, इसलिए ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 में बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगले दिन गांधी जी, नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इसलिए यह जो मूवमेंट है ना स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा संचालित की गई थी, उनके द्वारा ही चलाई गई थी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वेरी करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाता है 1942 का वर्धा अधिवेशन है ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भेजा वेवेल मिशन, बी क्रिप्स मिशन, सी माउंटबैटन मिशन और डी है ऑगस्ट ऑफर, है ना। तो ऑगस्ट ऑफर 1940 में आएगा, है ना। माउंटबैटन 1947 में आ जाएगा, क्रिप्स मिशन 1942 और वेवेल का प्लान जो है ना 46 के दरम्यान जो है आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ अगर क्रोनोलॉजिकली भी बहुत बार यह प्रश्न जो है ना वेवेल मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, माउंटबैटन योजना होगी या फिर अगस्त प्रस्ताव कब आया था, इस प्रकार के बहुत से सवाल जो है आप सभी को एग्जामिनेशन में जरूर से देखने को मिले हैं। और बार बार जो है ना ऐसे सवाल जो है एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। इसका अर्थ यह हो जाएगा हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक है।
तो 1942 में ऑब्वियसली क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। 11 मार्च 1942 को प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने घोषणा की कि ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य सर स्टेफन क्रिप्स जो 22 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक भारत भेजा जाएगा ताकि युद्ध में भारत की भागीदारी और तीनों भारत में हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश सेना को स्वीकार्य ऐसा हस्तांतरण के सूत्र तैयार कर सके। उनका वार्ता जनादेश मसूदा घोषित करना था, एक दस्तावेज जिस पर युद्ध कैबिनेट की लंबी चर्चा के बाद जो है सहमति व्यक्त की, जिसमें युद्ध के बाद स्वशासन सहित अंग्रेजों को स्वीकार्य एक मध्यस्थ मार्ग तैयार किया जाएगा, ऐसे आश्वासन जो है ना, यह जो पर्टिकुलर क्रिप्स मिशन हमें देखने को मिलता है उसमें आए थे, है ना। तो नेक्स्ट सवाल है, जब जापान ने नवंबर 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया तो उन्होंने इन द्वीपों का नाम बदलकर इन द्वीपों का नाम इस प्रकार से रखा, क्रमशः शहीद द्वीप और समाज द्वीप। बी है क्रमशः समाज द्वीप और स्वराज द्वीप, है ना। चलिए नेक्स्ट है स्वराज्य और शहीद द्वीप, और शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप। अंडमान एवं निकोबार का नाम क्या रखा था, ऐसा सवाल जो है ना पूछा गया था, है ना। तो यह भी प्रश्न आप सभी के लिए जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो क्योंकि इस ऐसे सवाल जो है ना एग्जामिनेशन में इससे पहले भी बहुत बार जो है पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे ही सवाल आपको अभी आने वाले जो हमारे एग्जामिनेशन है ना, तो उसमें भी आपको इसी प्रकार के सवाल जो है देखने को मिलेंगे। इसलिए सेशन जो है आप सभी बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पर जो भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं उनको बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि यह सभी सवाल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिले हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जब जापान ने नवंबर 1943 में जो है अंडमान, ठीक है, और निकोबार, तो याद रखिए अंडमान का नाम रखा था शहीद, है ना, हाँ, और जो अंडमान निकोबार है, निकोबार को स्वराज्य, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे उल्टा है ना, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन क्रमांक डी जो है ना उसके साथ जाएंगे कि अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज्य द्वीप, है ना। जब जापान ने नवंबर 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया तो उन्होंने इस द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप एवं स्वराज्य द्वीप जो है क्रमशः, याद रखिए, रखा था, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर बने, कब बने थे, ए 1932, बी 1935, सी 1943 और डी है 1945, है ना। चलिए चलिए तो पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर कब बने, है ना। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर जो है कब बने थे, ओके। चलिए ओके, सो यहाँ हमें देखने को मिलता है ऑप्शन क्रमांक सी 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर बने। तो सुभाष चंद्र बोस 1943 में आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन जो है किया था, है ना। तो इस प्रकार से योग्य उत्तर हो जाएगा 1943। सो नेक्स्ट सवाल है, वेवेल योजना मूलतः स्वशासन और वायसराय परिषद का पुनर्गठन कि भारतीयों को मांग से निपटाने के लिए लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो लॉर्ड वेवेल ने यह योजना जो है कब प्रस्तुत की है, ए 1935, बी 1942, सी है 1945 और डी है 1943, ठीक है।
तो यहाँ आपको याद रखना है वेवेल योजना। ठीक है, तो लॉर्ड वेवेल की योजना कब आई थी? ठीक है, तो वेवेल की योजना 1946 1945 के बीच में आई थी। ठीक है, तो वेवेल योजना 19 क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, अगस्त ऑफर 1940 में आ जाएगा, और वेवेल का प्लान आ जाएगा 1945 में। लॉर्ड वेवेल, ठीक है, इनकी योजना आती है। ठीक है, क्यों आती है? तो स्वशासन और वायसराय परिषद का पुनर्गठन और भारतीयों की जो मांग है, वह मांग के तहत जो है 1945 में लॉर्ड वेवेल द्वारा वेवेल प्लान जो है ना उसको प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा के लिए कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर की गई मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जिसे इस रूप में जाना जाता है। एक क्रिप्स मिशन, बी भारत सरकार 1935, सी स्वतंत्र भारत 1947, या फिर अगस्त ऑफर 1940। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ओके चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रश्नों को देखते हैं, और प्रश्नों को देखिए बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, ओके, तो प्रश्न जो है ना बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से जो है ना आपको समझना है। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा के लिए कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर एक नई मांग, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जिसे किस रूप में, तो इसको जो है ना अगस्त प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया है ना? तो 1940 में हम देखते हैं अगस्त ऑफर जो है आता है। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टरपंथी लोकतंत्र के समर्थक थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। राजगोपालाचारी ने 15 नवंबर 1939 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की, और अगस्त ऑफर 1940 में अंग्रेजों ने इस मांग को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए यहाँ पर जो है योग्य उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन क्रमांक डी, अगस्त ऑफर, जो कब आया है, 1940 में आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव रखते हुए योजना पेश की। ए 3 मई 1947 को, बी है 3 जून 1947 को, सी है 3 जुलाई 1947 को, और डी ऑप्शन है 3 अगस्त 1947। ओके, तो यहाँ आप जरूर से ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन और पाकिस्तान मतलब दो द्विराष्ट्र है ना प्रस्ताव जो है ना कब रखा था, जून में रखा था। कौन से महीने में? जून में, 3 जून, है ना, 3 जून 1947। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना को जून प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 3 जून 1947 को भारत लौटने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने वर्तमान गतिरोध को हल करने के लिए अपनी योजनाएं तैयार की। योजना सार्वजनिक होने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस सिख नेताओं के साथ साथ जिन्ना को भी सहमति जो है ना प्राप्त कर ली, और यह जो योजना है 3 योजना को प्रकाशित हुई। इसीलिए माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर जून के महीने में हमें यह देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 1947 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, तब भारत के वॉइसराय थे। ए लॉर्ड लिनलिथ, बी है लॉर्ड वेवेल, सी है लॉर्ड विलिंगटन, और डी है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत छोड़ो प्रस्ताव जब रखा गया तब वॉइसराय कौन थे, है ना। तो वॉइसराय के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि 1947 में लॉर्ड लिनलिथ को जो है
वह वाइसराय थी। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो 18 अप्रैल 1936 से लेके अपना टाइम पीरियड इन्होंने शुरू किया। तो लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेके 1943 तक, है ना, वह क्या रहे, पद पर रहे। और इसी में हम देखते हैं 1942 में क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई, माने कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ, है ना। तो इस टाइम पीरियड पे कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो है। तो इसी प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण 15 प्लस एमसीक्यूज आज हमने अध्ययन किए हैं। इसी प्रकार से आप सेशन को देखते रहिए। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। यह कंप्लीट कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियल नंबर्स आपको स्क्रीन पर विजिबल है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पेपर 2 हिस्ट्री विद पेपर 1 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स पेपर 2 हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी यह सेशंस को सजेस्ट कीजिए, जिससे कि उन्हें भी एग्जामिनेशन टारगेट करने में मदद होगी।